Hello everyone, I'm your educator Priyanka. Welcome to Unacademy. Now let's begin with the second part of this chapter, that is carbon and its compounds. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉपिक दैट इज एलोट्रोपी. सो एलोट्रोपी यानी कि एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी एक फिनोमिनन है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि कोई एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? सो इसी एग्जिस्टेंस को हम बोलते हैं एलोट्रोपी, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स, राइट? चलिए बाय डेफिनेशन देख लेते हैं. एलोट्रोपी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म एंड each form has different physical properties. अब अगर स्ट्रक्चर अलग होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बदल जाती हैं, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज. अब एलिमेंट तो कार्बन ही है ना, कार्बन की बात कर रहे हैं. अगर अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बदल जाएंगी, लेकिन एलिमेंट कार्बन है और कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी तो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि किस पे, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे, राइट? किस तरह से वो प्रेजेंट है. बट आइडेंटिकल केमिकल properties. These different forms are called as allotropes and the phenomenon is called as allotropy. So अलग अलग allotropic forms कार्बन के, देखिए कार्बन जो है वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है. एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दूसरे तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं अमॉर्फस स्ट्रक्चर. अभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है कि ये यहीं पर मिलेंगे, राइट? उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं. Whereas amorphous अरेंजमेंट क्या होता है? अमॉर्फस कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता है, यानी कि पार्टिकल्स रैंडमली प्रेजेंट है, उनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं पता कि पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे. सो इट इज रैंडम अरेंजमेंट. जैसे कि पाउडर फॉर्म में हम बात करें तो पाउडर के अंदर कोई फिक्स थोड़ी ना होता है कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होगी, लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर ये हमेशा फिक्स्ड होता है कि एक एटम के किस एंगल पे, किस पोजीशन पे दूसरा एटम मिलेगा, ठीक है? ये हमेशा एक क्रिस्टल ज्योमेट्री में फिक्स्ड होता है, राइट? चलिए आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे इस बारे में. आगे पहले भी हम देख लेते हैं किस किस तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं. तो कार्बन के दो तरीके के एलोट्रोप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरे अमॉर्फस. तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स तीन आपको पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स. ये एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन इसके अलावा आप और भी एलोट्रोप्स जानते हैं, आप जूनियर क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं. क्या? अमॉर्फस. अमॉर्फस मतलब पाउडरी सब्सटेंस, अमॉर्फस मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? तो जैसे कि लैम्प ब्लैक. लैम्प ब्लैक क्या होता है? सूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूट जानते हैं सब लोग, राइट? तो लैम्प ब्लैक, चारकोल, कोल. अभी चारकोल तीन तरीके का होता है, वुड चारकोल, शुगर चारकोल एंड एनिमल चारकोल, ठीक है? सो ये बोन चारकोल बेसिकली, एनिमल चारकोल यानी कि बोन चारकोल. तो बेसिकली ये तीन तरीके के चारकोल होते हैं. इन सब के बारे में आप जानते हैं ये सब क्या चीजें होती हैं, राइट? ये भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन ये अमॉर्फस होते हैं. इनके अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड नहीं है. कौन सा पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा इसकी कोई मतलब जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल रैंडमली स्प्रेड आउट होते हैं. जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोग जब किसी क्लासरूम में बैठते हैं तब आपको पता होता है कि एक व्यक्ति की पोजीशन क्या होनी है और उसके पीछे ही जाके रोज में बैठेंगे, ठीक है? रोज में बैठते हैं सब बच्चे क्लासरूम के अंदर, और उसके बाद एक के पीछे एक आइडियली उनको ऐसे ही बैठना चाहिए, ठीक है? लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर हम ग्राउंड में छोड़ दें तो वो रैंडमली डिस्पर्स्ड होते हैं, तब आप थोड़ी ना किसी की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं. बिल्कुल वही बात है क्रिस्टलाइन में. जैसे क्लासरूम में बच्चों का अरेंजमेंट ऑर्डरली मैनर में होता है कि इस तरीके से आइडियली उनको बैठना चाहिए, एक के पीछे एक, ये पोजीशन फिक्स्ड, एग्जामिनेशन हॉल में पोजीशन फिक्स्ड होती है, राइट?
ऐसे ही उसी तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, जहां पे हर कार्बन एटम की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है कि ये यहीं पाया जाना चाहिए, ठीक है, राइट। सो दैट इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। वेयर एज अमॉर्फस में क्या होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, देखते हैं उनको, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो देखिए यहाँ पे डायमंड, आप किसी भी एक स्ट्रक्चर को देख लें, कार्बन इस तरीके से, डायमंड के अंदर जब कार्बन अरेंज है तो वो इस टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज होता है। किसमें, टेट्राहेड्रल। इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन, साइड में एक कार्बन और साइड में एक कार्बन, प्लेन के आगे, कार्बन प्लेन के पीछे, इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन जो है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। तो आप यहाँ पे कोई भी कार्बन की, ये 1 2 3 4, ये हो गया सेंट्रल कार्बन एटम, और इसके ऊपर एक कार्बन, एक सेम प्लेन में कार्बन, एक पीछे, एक प्लेन के आगे, एक प्लेन के पीछे। सो इस तरीके से एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं और ये पोजीशन फिक्स्ड है। आप ये देख लीजिए, रेगुलर सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड मान लें अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो, और इसको फोर्थ मान लें, ठीक है। सो इसी तरीके से वही पैटर्न रिपीट होता रहता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स्ड है। अनदर सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं कार्बन के एटम्स, 6 कार्बन के एटम्स, और एक के नीचे एक लेयर्स होती हैं इन हेक्सागोनल रिंग्स की, ठीक है, एक के नीचे एक लेयर्स होती हैं, और ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़ी हुई होती हैं डिफरेंट लेयर्स। और हर एक कार्बन एटम, यहाँ पे जो हेक्सागोनल रिंग है, इसके अंदर ऑल्टरनेट कार्बन के डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम इस तरीके से शो करते हैं। रिंग्स बेसिकली हम एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट इस तरीके से शो करते हैं। देन ये जो एलोट्रोप है कार्बन का, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। सो इसके अंदर पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। ये देखिए, ये हेक्सागोनल रिंग है कार्बन की जो फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, ये पेंटागोनल रिंग है कार्बन की। सो ऐसी हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स जो हैं वो फ्यूज्ड होती हैं इसके अंदर। इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। इसके अंदर टोटल कार्बन के 60 एटम्स अरेंज्ड हैं, फ्यूज्ड हैं इन रिंग्स के फॉर्म में, और ये सबसे स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का, ऐसा जियोडेसिक, इसको मतलब फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर मोस्ट स्टेबल फुलरीन जो है वो 60 कार्बन एटम्स का होता है, जिसका नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलरीन। चलिए और आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, अभी हमने क्या बात करी थी कि एलोट्रोप्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। अब आप देख लीजिए, ये बात तो आप बचपन से जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा है, आपने खुद ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को आंसर किया है कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, या आप कहें कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप किसका नाम लेते हैं, डायमंड का नाम लेते हैं। आप कहते हैं अ नॉन मेटल विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप किसका नाम लेते हैं, ग्रेफाइट का नाम लेते हैं, हाँ कि ना, यस ना। तो अब आप देखिए, वही कार्बन है, अगर वो डायमंड के फॉर्म में अरेंज है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बन रहा है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर वो ग्रेफाइट के फॉर्म में अरेंज्ड है तब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सिमिलरली अगर आप डायमंड को देखें तो आप कहते हैं उसको कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन क्या ग्रेफाइट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नहीं, वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग हो रही हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन, वही कार्बन। डायमंड के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, सॉरी हीट कंडक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेफाइट के फॉर्म में नहीं कर रहा है। वही ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और वही कार्बन डायमंड के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, वही एलोट्रोप्स, इसी बात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स कह करके,
ठीक है, कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ना कि एलिमेंट के ऊपर। किस तरीके से वो बॉन्डेड है इस बात पे डिपेंड करती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। चलिए थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच आर वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आपने बताया मैंने आपको, द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, किस तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग हो रखी है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर। ये जो रिजिड मतलब टफ 3-dimensional स्ट्रक्चर बना है, इसी 3-dimensional स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन बन जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, राइट। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। जो ये हेक्सागोनल, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट और ऐसी हजारों प्लेट एक दूसरे से स्टैक टुगेदर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड टुगेदर है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स of attraction. One of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. तो इनके बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। These two different structures result in diamond and graphite having a very different physical properties even though their chemical properties are same। देखिए chemical properties जो हैं वो same रहती हैं। Diamond is the hardest substance while graphite is smooth and slippery। soft होता है, slippery होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज। अच्छा, डायमंड्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा सकता है सब्जेक्टिंग कार्बन और ग्रेफाइट टू वेरी हाई प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स, ठीक है। तो वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर पे डायमंड को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा सकता है, ठीक है। और प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। नेचुरल डायमंड जैसे ही लगते हैं, छोटे होते हैं बस साइज में, राइट। फुलरीन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, फुलरीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। और अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं फुलरीन्स? एनी आइडिया? ये तब बनते हैं जब कार्बन का जो कार्बन है वो इट इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सॉरी, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है और इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, उस वक्त ये मिल जाते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल था। इसके अलावा भी फ्लोरीन्स होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल ये C60 था, इसीलिए इसकी बात इतनी की जा रही है। विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन शेप ऑफ अ फुटबॉल। सिंस दिस लुक्स लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइन्ड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो बकमिंस्टर फुलर ने नहीं बनाया है, वो तो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक जियोडेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे आपने सांची स्तूपा देखा है तो पिक्चर में, फोटोज में, तो सांची स्तूपा में वो जो डोम होता है ना, उसी की बात करें, उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया और उस समय यूएस में, और वो काफी स्टेबल था, तो इसलिए उन्होंने जिसने बनाया उसका नाम इस स्टेबल स्ट्रक्चर को दे दिया गया। और इसको बनाया था वैसे इसको सिंथेसाइज किया था कर्ल, स्मॉली एंड क्रोटो, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके इसको सिंथेसाइज किया था, किसको? फुलरीन को, ठीक है। लेकिन इसका नाम किसके नाम पे दिया गया है? आर्किटेक्ट, फेमस आर्किटेक्ट थे ये बकमिंस्टर फुलर, तो इनके नाम पे इसको नाम दिया गया फुलरीन्स, ठीक है। इस C60 का बेसिकली नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस पे रिसर्चेस अभी भी चल रही हैं तो इनके बहुत ज्यादा यूजेस। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कभी आपने सोचा है कि कार्बन के ही इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों हैं? सिर्फ कार्बन के ही इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों हैं?
बाकी दूसरे एलिमेंट्स के क्यों नहीं, ऐसी कार्बन में क्या खास बात है। सो ये इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि व्हाई ओनली कार्बन। सो हियर इट इज द टॉपिक सेज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। द टॉपिक का क्या नाम है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे कैटिनेशन की, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ रीजंस की बात करेंगे, जिन रीजंस की वजह से ये जो कार्बन है ये इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना पाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो है कैटिनेशन। क्या नाम है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है, अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकेज। ठीक है, कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, सेल्फ लिंकेज। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। अब ये सिर्फ इसी तरह से नहीं बना सकता है, यहाँ पे ये अलग अलग तरह की चेन्स बना सकता है। इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, फिर फर्दर इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है। सो अलग अलग तरीके से, इनफैक्ट रिंग्स के फॉर्म में भी कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए 5 कार्बन एटम अलग अलग तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन गए कि नहीं बन गए, 5 अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। अभी 5 कार्बन एटम ने ही मिलके 5 अलग अलग कंपाउंड बना दिए, जहां पे ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सो दिस प्रॉपर्टी कि वो बहुत सारे कार्बन एटम्स, बहुत सारे यानी कि 6, 7, 8, 10 नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। ठीक है, आप जो घर में सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें 17-18 कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सो वहां यहाँ तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बात करें, और ऐसे हम बहुत सारे कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, जैसे आप क्लोरोफिल की बात करें तो उसके अंदर कितने सारे कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल में, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को कि इतने सारे कार्बन एटम्स जुड़ने के बाद स्टेबल भी रह सके, ठीक है, जुड़ तो जाए लेकिन स्टेबल भी तो रहे, बने भी तो रहे, वो कंपाउंड बना भी तो रहे। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, राइट। So the property of self linkage of carbon atoms through covalent bonds के through forms a long straight chain or branch chain or rings of different sizes is called catenation. Carbon shows maximum catenation, कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करता है। तो क्या और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जो कैटेनेशन शो करते हैं? यस, और दूसरे एलिमेंट्स भी कैटेनेशन शो करते हैं। अब आप देखिए हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एक तरीके का एलिमेंट दूसरे एटम से, अपने ही तरीके के सेम एलिमेंट दूसरे एटम से जुड़ सके, उसको हम कैटेनेशन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत एलिमेंट्स शो करते हैं, जैसे फास्फोरस P4, सल्फर S8, ठीक है, 8 एटम्स जुड़े हुए होते हैं, तो कैटेनेशन तो वो भी शो कर रहे हैं, राइट, दूसरे एलिमेंट्स भी शो करते हैं, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करता है। तो क्या कार्बन फैमिली में कोई और भी कैटेनेशन शो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में कार्बन फैमिली बताई थी, कौन? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो कार्बन मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है, और उसके बाद सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करता है, लेकिन मैक्सिमम 7 से 8 एटम्स, इससे ज्यादा नहीं। 7 से 8 एटम्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे इतना लिंकेज बनाने के बाद, लिंक तो हो गए, जुड़ तो गए, लेकिन बने भी रहे, कंपाउंड स्टेबल भी रहे, तो वो सबसे ज्यादा कौन बना पाता है? कार्बन। अच्छा, कार्बन ही क्यों? चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम कैटेनेशन कार्बन ही क्यों शो करता है? पहली बात, उसका साइज जो है बहुत स्मॉल है। मैंने आपसे पिछली क्लास में स्मॉल साइज के बारे में बात करी थी, क्या कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सिर्फ दो ही शेल्स हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए साइज बहुत स्मॉल है। साइज स्मॉल होने का मतलब ये है कि दूसरे एटम को अपनी तरफ पुल कर पाएगा, उसको अपनी तरफ खींच पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ पुल कर पाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। छोटा साइज होने से दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस को स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो अगर मैं 2,4 की बात करूं तो इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। इस 4 में से एक बॉन्ड भी आप चेंज करते जाएं, एक बॉन्ड भी इसका जो एलिमेंट से बॉन्डेड है। चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ,
सब तरफ यहाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड है मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना मीथेन। अब यहां से मैं एक बॉन्ड रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह लगा दूं क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन, नया कंपाउंड बन गया। फिर अब इसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट लगा दो, चलिए इसको क्लोरीन को हम रहने देते हैं, दूसरा बॉन्ड हटाते हैं। आप देखिए यहां लगा दिया मैंने, मान लीजिए ब्रोमीन, मान लीजिए ब्रोमीन, ठीक है, दूसरा कंपाउंड बन गया। सो एक एटम से हम ऐसे पता नहीं कितने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड रिप्लेस करते चलो। तो इसके पास 4 बॉन्ड हैं, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सब 1, 2 या 3 बॉन्ड्स बनाते हैं मैक्सिमम। ये 4 बॉन्ड बना सकता है और इसके हम एक बॉन्ड को भी अगर रिप्लेस करते जाएं तो ये पता नहीं कितने सारे कंपाउंड बना सकता है, right? So that is why it this unique electronic configuration also attributes to the larger number of compounds. आगे बात करते हैं यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मैं इतनी देर से आपसे स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, कंपाउंड बना और स्टेबल भी रहे, इसका क्या मतलब है? यानी कि स्टेबल कब रहेगा? जब ये जो कंपाउंड बना है इसके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ा ना जा सके, इसके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ा ना जा सके। यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे तभी बॉन्ड टूटेगा। तो एनर्जी जो है, इसको देने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। सो इसलिए आसानी से ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि नेचर में इतनी एनर्जी ऐसे नहीं मिल जाती, राइट? आप बॉन्ड तोड़वाना चाहें लेबोरेटरी में तो कैसे भी तोड़वा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपाउंड कोई बनता है तो वो नेचर में स्टेबल होना चाहिए, मतलब नेचर में इतनी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, इतनी एनर्जी ना हो कि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाए, राइट? सो कार्बन कंपाउंड्स जो बनते हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ, वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लगभग 355 किलो जूल्स पर मोल अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है। चलिए दूसरा क्या कारण है? ये तो हो गया कैटेनेशन, और कैटेनेशन डिपेंड करता है स्मॉल साइज, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, राइट? अगली बात करते हैं और क्या, अच्छा और भी क्वालिटीज है, हाँ भाई और भी क्वालिटीज है। क्या? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल में, ये बात हम कर चुके हैं, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,4, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इनवैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड। अभी 4 बॉन्ड, अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था पिछले स्लाइड पे मीथेन का, वही सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 4, 10 कार्बन एटम्स फॉर्म्स 4 covalent bonds in its compound. A methane molecule is formed when 4 electrons are shared. देखिए मीथेन बन गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टेट्रावेलेंसी होने से उसके पास और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की क्षमता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की क्षमता है। तो ये जो टेट्रावेलेंसी है ये भी हेल्प करती है कार्बन को ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने में। चलिए और आगे बात करते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन ही नहीं बनाएगा, एक से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। कैसे? मतलब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखिए एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। मान लीजिए 2 कार्बन एटम है और कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारी एक्सेस में हाइड्रोजन है, तो इसने क्या किया? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाया, जितनी हाइड्रोजन थी उसे एक्सेप्ट करी और इथेन बना लिया। क्या बना लिया? इथेन बना लिया। अब हाइड्रोजन की आ गई कमी, हाइड्रोजन की आ गई कमी। अभी अगर ऑक्सीजन को ये कमी आ जाए, ऑक्सीजन ऐसे वाटर बनाता है, अमोनिया ऐसे हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन ऐसे अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन की कमी आ जाए तो क्या ऑक्सीजन वाटर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, वाटर तो नहीं बनाएगा। लेकिन ये कहता है नहीं भैया हम कंपाउंड बना लेंगे, हम कंपाउंड नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है, आपस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन कंपाउंड बना लेता है। तो यहाँ पे ये बन गया इथीन। डबल बॉन्ड लगता है तो इन लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगता है 2 कार्बन एटम के बीच में तो एन लगा देते हैं नाम में।
आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने अभी से इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की और कमी आ गई, और कम हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास अद्भुत क्षमता है कि वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा और इसके बाद कंपाउंड बना लेगा। तो कंपाउंड बनाना नहीं छोड़ता, वो कंपाउंड बनाता है अपने बीच में 2 कार्बन एटम्स के बीच में, किसके 2 कार्बन एटम्स के बीच में 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड बनाना नहीं छोड़ेगा। हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी, दूसरे एलिमेंट की अवेलेबिलिटी कम हो तो भी कंपाउंड बना लेता है। तो ये कितनी बड़ी क्षमता है इसके पास, राइट, कितनी बड़ी ताकत है इसके पास। सो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि दिस टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स also helps in compound formation and thereby adding a large number of compounds to this carbon family, right? So यहाँ पे, अच्छा नाम तो बताया नहीं मैंने इसका, देखिए क्या नाम है इसका, इथाइन। क्या नाम है इसका, आइन, इथाइन। 2 कार्बन एटम्स जुड़ के अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो उसको, उसमें सफिक्स हम आइन लगाते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा, आगे है वो टॉपिक, लेकिन मैंने एक बार आपके नजर में डाल दिया है। चलिए, तो अब अगला सवाल आपका जो होगा मन में कि मैम फिर तो 4 बॉन्ड्स भी बना लेने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाएगा तो C2 बन जाएगा। क्या ये होता है, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, C2 क्यों नहीं बनता है? देखिए, जब 2 कार्बन एटम्स दूर दूर हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, वो थोड़ा पास आए, ठीक, फिर उनके बीच में और अट्रैक्शन हुआ, वो थोड़ा और पास आए, और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में और थोड़ा अट्रैक्शन लगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ये और पास आ गए, और पास आ गए, ठीक है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे अब चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो और पास आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या समझ रहे हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ पहली बार में, क्या यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन था, क्या यहाँ कोई रिपल्शन नहीं था? सोच के देखिए, क्या यहाँ पे जब वो दूर दूर थे तब रिपल्शन था कि नहीं था? और था तो किसके बीच में था? 2 न्यूक्लियसेस हैं, उनके बीच में रिपल्शन, दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन, दोनों जगह रिपल्शन था। लेकिन जब वो पास इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और पास आए, सेकेंड बॉन्ड बनाए, अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो किसके बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, एंड इस एटम का न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। और रिपल्शन किसके बीच में है? लाइक चार्जेस, इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इसका न्यूक्लियस रिपेल करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए और पास आते हैं और इनके बीच में तीसरा बॉन्ड बनता है। लेकिन अब एक्सेस हो रही है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जैसे ये पास आते हैं, चौथा बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि अब फोर्स इतने ज्यादा पास आ चुके हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए चौथा बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, चौथा बॉन्ड बन नहीं पाता है, इसलिए मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन पाते हैं और C2 की कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाती। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं हम, विच इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। चलिए, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जब एक कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सके, उस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या अभी तो आपने सेम बोला था एलोट्रोपी? नहीं, मैंने कुछ और बोला था, मैंने तब एलिमेंट की बात करी थी और अभी मैं कंपाउंड की बात कर रही हूं। मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे फोकस करवाया था एलिमेंट पे, ध्यान दीजिएगा। एलोट्रोपी की जब हमने बात करी थी तब हमने एलिमेंट की बात करी थी, ये देखिए एलिमेंट की बात करी थी। अब हम एलिमेंट अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे एलोट्रोप्स बोलते हैं, लेकिन अगर कोई कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। चलिए लेट्स हैव अ लुक, लेट्स स्टडी दिस टॉपिक।
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी ही नहीं, इसको और डिटेल में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं तब और ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। चलिए, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट इन सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, डिफरेंट इन सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती हैं। वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की सेम ही थी एलोट्रोप्स में, लेकिन यहाँ पे आइसोमेरिज्म में हम बोल रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो गया है और उन एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो गया है, इस वजह से उनका कॉम्बिनेशन अलग हो गया है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो सकती हैं। चलिए, आर नोन एज, अच्छा ऐसे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे आपके दिमाग में अब सवाल उठ रहे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आपको उस बात से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए C2H5OH, ये क्या है? अल्कोहल होता है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C2H6O, C2H6O। अब इसका एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ CH3O CH3। अब अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, देखिए दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, और यहाँ पे कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो बदल गया है, देखिए, और इसको हम कहेंगे ईथर। अब इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल अलग है, ये दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग कंपाउंड है, ये अल्कोहल है और ये ईथर है, राइट। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, राइट। सो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसको और डिटेल में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं आगे, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये आइसोमर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए दो तरीके के इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, स्ट्रक्चर में चेंज है यानी कि एटम्स जो हैं अलग अलग तरीके से बॉन्डेड हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लास्ट बात करी, इसके अंदर हमने एटम्स की बॉन्डिंग ही बदल दी। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, 2 कार्बन एटम्स OH H H H H H हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन जो है वो OH से बॉन्डेड है, इसलिए वो अल्कोहल है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और वो ऑक्सीजन फर्दर फिर कार्बन से बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और ये OH ग्रुप पूरा जो है वो कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए वो अल्कोहल है। अब यही अगर आप देखें ईथर के केस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से बॉन्डेड है और दोनों CH3 ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि बॉन्डिंग बदल गई है, इसलिए स्ट्रक्चर बदल गया है, इसी को हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर बदल गया है, और स्ट्रक्चर बदलने की वजह से अब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे पहली केमिकल प्रॉपर्टी OH ग्रुप की वजह से थी, अब जो केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है वो मतलब ROR CH3O CH3 इस तरह की बॉन्डिंग की वजह से आ रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली इस वजह से चेंज हो जाती हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पे बात लिखी गई है, क्या दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी को हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उनकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, किस तरीके से वो बॉन्डेड है उसके अंदर बेसिकली चेंज आ रहा है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, दूसरे टाइप की बॉन्डिंग कौन सी होती है इसकी डिटेल में हम आते हैं, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग सेम है लेकिन कार्बन के मतलब कार्बन से बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट है, ठीक है। एक मतलब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, देखिए कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अब आप देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, इधर
दोनों ब्रोमीन एक साइड है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। अब आप देखिए ऑल्टरनेट साइड है, ब्रोमीन जो है वो ऑल्टरनेट साइड है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ऑल्टरनेट साइड है। तो सेम एटम्स बॉन्डेड हैं दोनों कार्बन एटम से, लेकिन उनका अरेंजमेंट इन स्पेस जो है वो डिफरेंट है। मतलब इस कार्बन को अगर मैं पकड़ के ऐसे यूं रोटेट कर दूं, घुमा दूं, तो ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। बस वही बात कर रहे हैं कि अरेंजमेंट इन स्पेस जो है वो डिफरेंट है। सो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, जहां पे स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बाकी ये हमें अभी पढ़ना नहीं है, हमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी हमको सिर्फ चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म ही जानना है, ठीक है, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म ही जानना है, वही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। बाकी ये सब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसका यूसेज है, तो यूसेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, कुछ लिखने को नहीं आएगी, लेकिन आपसे इसके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। ये आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपसे बिल्कुल पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, राइट। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहला आइसोमेरिज्म जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है चेन आइसोमेरिज्म। इस चेन आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म बेसिकली, अच्छा हम पढ़ क्या रहे थे, कनेक्ट कर देते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, आप पढ़े हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर आपने पढ़ा कि इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कैटेनेशन, सेल्फ लिंकेज की वजह से। सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी यूनिक टेट्रावेलेंसी की वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तीसरा आपने पढ़ा कि कंपाउंड बनाता है भले ही दूसरा एलिमेंट हो नहीं हो, क्या करके, मल्टीपल बॉन्डिंग पढ़ के। चौथा है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, चालू ही क्यों किया है हमने इसको पढ़ना। एक कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करके भी स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर्स चेंज कर सकता है, उसके बीच में आइसोमेरिज्म हो सकता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। यानी कि अगर कोई चेंजेस आते हैं या चेंजेस होते हैं तो एक कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करके अपना स्ट्रक्चर इंटरचेंज करके आइसोमेरिज्म शो करके अपना स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकता है, और स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, राइट। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करने के फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स बोलते हैं। यानी कि नए नए कंपाउंड्स कार्बन के जो हैं वो बने रहें, वो टूटे नहीं, उनका ब्रेकडाउन नहीं हो, वो एग्जिस्ट कर पाए, वो स्टेबल बने रहें, इसलिए वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए आइसोमेरिज्म समझते हैं। पहले टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। The isomers in which the isomerism in which the isomers differ from each other due to the presence of different carbon atoms chain skeleton is known as chain isomerism। चलिए तो हम समझते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चेन मतलब क्या होता है, चेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसी लंबी चेन समझते हैं चेन। अब इस चेन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। हाउएवर उस कंपाउंड में जितने कार्बन हैं उतने ही रहेंगे। देखिए कैसे हम बात करते हैं, जैसे आपको C4H10 का एग्जाम्पल दिया गया है। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। इस ब्यूटेन, एन अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, एन कब लगाते हैं, जब जितने भी कार्बन है कंपाउंड में वो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो कितने कार्बन है यहाँ, 4 कार्बन है, और ये चारों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। इसके अंदर अभी आप देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 कितनी होती है, 4। तो अभी यहाँ पे और एटम्स जो हैं, दूसरे एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स, वो कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन
कार्बन के कंपाउंड्स में हम ऐसा करते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। मतलब अगर हमने यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी नहीं कर रखी है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब ही हम मतलब कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग जरूरी है देखनी, बाकी अंडरस्टूड हो जाता है कि बाकी के बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखे हैं। क्या? हाँ, यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है कि बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखे हैं। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट लगा होगा तो वो हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन स्केलेटन, इसको कार्बन स्केलेटन बोलते हैं। अभी आपने यहाँ पे एक शब्द सुना था ना, चेन, कार्बन चेन स्केलेटन, तो किसको कह रहे हैं कार्बन चेन स्केलेटन? इसको कह रहे हैं जिसमें हमने हाइड्रोजन्स नहीं लगा रखे, इसको कार्बन चेन स्केलेटन कह रहे हैं। चलिए, ब्यूटेन है तो इसमें हाइड्रोजन्स भी लगा दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, मैं आपको टाइप्स ऑफ फॉर्मूले भी यहीं बता देती हूं। ये जो मैंने लिखा, ये मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, सारे हाथ ऐसे खोल के दिखाए हाइड्रोजन के। सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी को अगर हम शॉर्ट करें, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम बोलते हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसी चीज को मैं अगर सिर्फ लाइंस की हेल्प से, अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, तो हम कहाँ तक CH3 CH2 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 ऐसे लिखते रहेंगे? तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी कि ऐसे कुछ पहाड़ बना देते हैं, ऐसे, है ना। और इस पहाड़ का हर कोना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, मतलब दो एंड्स जो हैं उनके बीच में जो एक लाइन है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर ना तो हम हाइड्रोजन बनाते हैं, और दूसरा कोई एलिमेंट होगा तो वो हम बता देंगे, राइट। और अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे तो हम बता देंगे कैसे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए, ये मैंने अगेन ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाया है, ये ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया है, ठीक है। ये ब्यूटेन, ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 2 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल लाइन जो मैं बोल रही थी ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वो लाइन है जो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर मैंने कहा हाइड्रोजन इसमें हम बताते ही नहीं हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बताते ही नहीं हैं। मान लेते हैं कि अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है तो उसकी एक वैलेंसी यूटिलाइज्ड है, बाकी की 3 जो वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन से सैटिस्फाइड है, ये यहां मान लिया जाता है, हम बनाते नहीं हैं। अब दूसरा केस, अगर यहां पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इस तरीके की डबल लाइन बना देते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इस तरीके की ट्रिपल लाइन बना देते हैं। तो ये 3 लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा केस, अगर यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, मान लीजिए ये जो तीसरा कार्बन है इस पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो हम यहाँ अलग जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम ऐसे शो कर देंगे। या फिर मान लीजिए इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बता देंगे। तो कार्बन के बॉन्ड की काउंटिंग कैसे होगी, जो यहाँ पे कार्बन है उस कार्बन का एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? राइट। सो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए, तो मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको आगे की बात समझने में थोड़ी आसानी हो। अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं हम आइसोमेरिज्म पे। तो ये है ब्यूटेन। अब मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखूंगी ताकि आपको थोड़ा खतरनाक ना लगे, सिंपल लगे। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ ऐसे, CH3
CH2 CH2 CH3, गिनो तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 2 8 और ये 2 10, 10 हाइड्रोजन हैं, तो ये ब्यूटेन ही है, राइट। आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एक कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर हम यहाँ पे डिटेल में चेन आइसोमेरिज्म भी की बात कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम का नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन चेन है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर हो सकता है कार्बन का, ब्यूटेन का, एक और स्ट्रक्चर हो सकता है ब्यूटेन का, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थोड़े कम हो। कितने कम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम एक और कम कर लेते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हम ये एक CH3 जो है वो कम कर लेते हैं, इसमें 4 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहां से हम एक CH3 हटाते हैं और देखिए यहां पे हम अटैच करने वाले हैं, कहां पे, सेकंड कार्बन पे, इसको यहां से हटा के सेकंड कार्बन पे अटैच करने वाले हैं। लेकिन समस्या है क्या कि ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसके 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और फिर यहाँ पे CH3 लगाएंगे, इस CH3 को उठा के यहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के। फिर अब जैसे हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, इसका बॉन्ड तो खाली हो गया, लेकिन अभी एक समस्या और है जिसपे हमारा ध्यान नहीं गया। इस कार्बन के पास तो 2 ही कार्बन एटम्स हैं, और ये जो हाइड्रोजन हमने निकाला है इसका क्या करें, अब इस हाइड्रोजन को इसको दे देते हैं ताकि इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। इसके यहाँ से आपने ये वाला CH3 ग्रुप हटाया तो ये जो थर्ड कार्बन था इसका एक बॉन्ड खाली हो गया था, है ना, और इसके पास 2 ही हाइड्रोजन थे, तो 2 और 1 3 बॉन्ड बने हुए थे, और एक बॉन्ड जो बना हुआ था पहले वो आपने खाली कर लिया, ठीक है। CH3 हटाया तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, राइट। तो अब आपने यहां से जो हाइड्रोजन हटाया वो इसको दे दिया CH3, तो आपने लिखा CH3 CH CH3 और सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, मतलब ये CH3 वाला यहाँ लाके अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्या उसमें कोई चेंज आया है, बिल्कुल नहीं आया। देखिए 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 और एक ये 10। अभी भी ये C4H10 ही है, अभी भी ये C4H10 यानी कि ब्यूटेन ही है। अब देखिए वही सेम ब्यूटेन 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वही सेम ब्यूटेन 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या तो क्या हम इसको भी ब्यूटेन ही बोले, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है। हम जब स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे नाम से तो दोनों तो सेम ही रहेंगे, फिर अगर हम ब्यूटेन बोलेंगे नहीं, तो इसको नाम अलग दिया जाता है, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इस आइसोब्यूटेन का एक और नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। ये IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम से दिया गया है, मतलब एक कंपाउंड को पूरी दुनिया एक ही नाम से जाने उसके लिए कुछ नियम हैं। वो नियम दिए गए हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नियम कानून बनाती है, आप बस इतना से समझिए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं किसी भी कंपाउंड को, जो आप आगे इसी चैप्टर में सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। अभी के लिए आप नाम याद कर लीजिए, आगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे तब आप ये नाम देना खुद बहुत आसानी से सीख चुके होंगे, ठीक है। तो इसका नाम है क्या, 2-मिथाइल प्रोपेन। ये IUPAC नेम है, लेकिन नॉर्मल नोमेनक्लेचर में, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर में इसको आइसोब्यूटेन बोला जाता है, ठीक है, आइसोब्यूटेन, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो आप देखिए यहाँ पे पेंटेन का एग्जाम्पल लिया गया, पेंटेन C5H12, पेंटेन। पेंटेन देखिए 5 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में हैं, सीधे सीधे लगा दिए, नॉर्मली जैसे हम बनाएंगे, दिमाग में पेंटेन आया मतलब 5 कार्बन हमने इकट्ठे, पेंट मतलब 5 और एन मतलब 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, पेंट मतलब 5,
एंड ब्यूट मतलब 4 एंड एन मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। पेंट मतलब 5 यानी कि 5 कार्बन है और उनमें से हर 2 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, राइट। अब जो बिल्कुल नॉर्मल आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये रहा, 5 कार्बन सीधे सीधे आपने लाइन से कनेक्ट कर दिए। अब इसमें से, अब इस चेन में कितने कार्बन है, देखिए इस चेन में कितने कार्बन है, इस चेन के अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब चलिए चेन छोटी करते हैं, 5 से ज्यादा तो आ नहीं सकते क्योंकि पेंटेन है। अब इस चेन को छोटा करते हैं, छोटा करेंगे चेन को तो फिर कितने आ जाएंगे, 1 कार्बन हटाते हैं तो अब मैक्सिमम कार्बन कितने आ जाएंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, 4, 1 2 3 4, ठीक है। और जो कार्बन निकाला है वो उसी ग्रुप में हमें अटैच करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि पेंटेन बना रहे हैं भाई, नंबर थोड़ी ना कम कर देंगे कार्बन एटम की, पेंटेन बना रहे हैं तो 5 कार्बन तो होने ही चाहिए ना। हम स्ट्रक्चर डिफरेंट कर सकते हैं कि हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि हम किस किस तरीके से चेन बना सकते हैं 5 कार्बन की। तो सबसे सिंपलेस्ट यही है 5 कार्बन। अब 4 कार्बन की चेन और एक CH3 ग्रुप उठा के ले गए और कहीं पे लगा देंगे जैसे हमने ब्यूटेन में किया था। तो ये हमने जाके सबसे पहले नंबर कर लेते हैं इस चेन को, सेकेंड कार्बन पे जाके लगा दिया और फिर से वही काम किया, क्या, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पे वो हाइड्रोजन अटैच किया। इस कार्बन को हम उठा के ले गए CH3 ग्रुप को, इसके पास बचे CH2। अब ये 2 अकेला रह गया, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड ये बने हुए, तीसरा बॉन्ड ये बना हुआ है, चौथा एक बॉन्ड और बनना है। वो कहां से बनेगा, जो यहां से हाइड्रोजन निकालोगे उस हाइड्रोजन को इधर लगा दोगे, ये लग गया वो CH3, और ये वाला CH3 उठा के आपने सीधे यहां लगा दिया। तो अब देखो काउंट करो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 9 10 11 और एक ये 12 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है, सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। चलिए, तो अब क्या इसमें और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बिल्कुल है। 5 कार्बन की चेन है ना, 4 कार्बन की चेन में कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं था, लेकिन 5 कार्बन की चेन में एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है। अभी तो हमने एक CH3 ग्रुप हटाया था, एक और हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। हमने ये वाला फिर से हटा दिया, कहाँ लगाएं, सेकेंड कार्बन पे लगाएं। इसको कहाँ लगाएं, सेकेंड कार्बन पे लगाएं। क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और CH3 लगा देंगे। इस हाइड्रोजन को कहाँ ले जाएं, अंदर वाले सेकंड वाले कार्बन पे, मतलब कोने से सेकंड नंबर जहां से हटाया इसको वहीं लगा दो ताकि उसका CH3 पूरा हो जाए। उसकी CH3 की कमी भी तो पूरी करनी पड़ेगी, तो कहां से करोगे, यहां से हटाओगे, ठीक है। देखो यही काम किया। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 कार्बन अभी भी हैं और हाइड्रोजन भी गिन लीजिए, उतने के उतने ही हैं, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन। सेंटर वाला जो कार्बन है उसके पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नियोपेंटेन। सेकंड वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नियोपेंटेन, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये आइसोमेरिज्म जो है समझ आ गया होगा। एक और चीज देख लीजिए, C4H8। देखिए एक और तरीके से आइसोमेरिज्म आपको शो किया गया है। C4H8 ये क्या है, ये एक और क्लास है एल्कीन का, ब्यूटीन का। इन का मतलब है 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है CH3 CH2 C4H8 ब्यूटीन का। तो ये डबल बॉन्ड अगर हम देखिए, दो काम हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये डबल बॉन्ड यहीं एज इट इज रहने दिया हमने, और हमने इस एक कार्बन को, या आप देखिए इस CH3 को उठा के कहाँ ले गए हम, इस CH3 को उठा के हम यहाँ ले गए और ये वाला हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। क्यों दे दिया, अब ये CH3 CH2 रह जाता, जो काम अभी हम ऊपर करके आए हैं वही काम हमने किया। तो इस CH3 को हमने सेकंड कार्बन पे लगा दिया, ठीक है, सेकंड कार्बन पे लगा दिया। तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3 और सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप है, तो ये कहलाया 2 मिथाइल
प्रोपीन। ये क्या कहलाया? 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये कहलाता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हम लॉन्ग चेन आइसोमेरिज्म की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए पिछले वाले केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है और यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। इस चेन में 4 कार्बन एटम है, इस चेन में 3 कार्बन एटम है और ये एक ब्रांच की तरह चौथा कार्बन लगा हुआ है, राइट। सो आप देखिए चेन कंपाउंड वही है लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की है। सो ये कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। सेम यही आपको ये बात यहाँ पर भी दिख रही है। इसके अंदर यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम है। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिड्यूस होते चले जाते हैं, अलग अलग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इसी तरह के फिनोमिनन को हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जो कार्बन एटम हम कम करते हैं उनको हम ब्रांचेस की तरह लगा देते हैं उस चेन के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने 1 कार्बन कम किया तो आपने उसको ब्रांच की तरह लगा दिया। इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में से 2 कार्बन एटम कम किए थे तो उनको 2 ब्रांचेस आपने यहाँ पे लगा दी, राइट। सो इस फिनोमिनन को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक और टाइप का आइसोमेरिज्म आपको जानना चाहिए, दैट इज नोन एज पोजिशन आइसोमेरिज्म। ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताओ कैसे? देखो यहाँ देखो, पोजिशन चेंज हो रही है किसकी? अगर बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है या कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसकी बस पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स डिफर इन दिस स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा। फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप मतलब आगे पढ़ेंगे हम, वैसे जो उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करे, ठीक है, जो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी डिसाइड करे वो फंक्शनल ग्रुप। या तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है या फिर क्या बदल रहा है? बॉन्ड्स की पोजीशन बदल रही है। सो इसी तरह के आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, राइट। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए 4 कार्बन की चेन है, C4H8 ब्यूटीन है ये। 1 2 3 4 नंबर करते हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, आपने उठा के इसको शिफ्ट करा दिया। अब देखो 1 2 3 4, अब सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले भी C4H8 था, बाद में भी C4H8 है, सिर्फ पोजीशन बदल गई है, ठीक है। सो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, C3H8O, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन एटम और उनके साथ OH लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था OH किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? अल्कोहल को। बेस रिप्रेजेंट करता है किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर OH ग्रुप जो है अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस तरीके से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बना रखा है और एक बॉन्ड खाली है, ये अपने आप में जुड़ के एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं OH ग्रुप। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH ग्रुप। और ये पूरा OH जाके किसी से अटैच हो जाए, कार्बन चेन से अटैच हो जाए तो उसको जाके अल्कोहल बना देता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है, अल्कोहल है, यहां पर भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है? आप देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उतनी की उतनी है, 3 कार्बन की चेन यहाँ है, 3 कार्बन की चेन क्या यहाँ है, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है OH ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है। नंबर करते हैं चेन को, 1 2 3। आप सोच रहे होंगे मैम इधर से क्यों नहीं नंबर कर रही, यहाँ से क्यों कर रही है? यहाँ से इसलिए कर रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप के सबसे पास वाले एटम से, क्लोजेस्ट एटम से हम नंबर करते हैं, है ना। तो OH से सबसे जुड़ा हुआ एटम कौन सा है पास में? C, ये वाला। तो इसलिए यहां से नंबर किया है, वहां से करना गलत हो जाएगा, रूल है, आगे पढ़ेंगे, रूल है, ठीक है। अब इधर देखो कौन से नंबर पे अल्कोहल अटैच्ड है? फर्स्ट वाले कार्बन पे। अब यहाँ पे नंबर करें, यहाँ पे कहीं से भी कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से कर लो, 1 2 3, यहाँ से कर लो, दोनों तरफ से एक जैसा है तो कहीं से भी कर लो, ठीक है। दोनों ही तरह से सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड आ रहा है, ठीक, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड आ रहा है। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं
पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन बदल गई है, पहले फर्स्ट कार्बन पे था, अभी सेकंड कार्बन पे है, दोनों ही प्रोपेनॉल है, लेकिन पहले वाला प्रोपेन 1 ऑल है, सेकंड वाला प्रोपेन 2 ऑल है, जो कि ये बता रहा है कि सेकंड कार्बन पे 2 ऑल, सेकंड कार्बन पे अल्कोहल अटैच्ड है, 1 ऑल फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। इसी तरह से 5 कार्बन की चेन है ना, ठीक है। पहले पे लगाऊं, यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी मैंने। नंबरिंग कर दी, ठीक है। पहले कार्बन पे अटैच्ड है क्लोरीन, तो इसको हम कहेंगे क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन, ठीक है। अब यही क्लोरीन अगर सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है, ये सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है, तो इसे हम कहेंगे 2 क्लोरोपेंटेन। बताओ थर्ड पे अटैच्ड होगी तो क्या कहेंगे, थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है तो क्या कहेंगे बताओ, हाँ सही बोले, 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। अब बताओ फोर्थ पे अटैच्ड होगी तो क्या कहेंगे, फोर्थ पे अटैच्ड होगी तो क्या कहेंगे, 4 क्लोरोपेंटेन। गलत है, क्यों है गलत है, हाँ गलत है, क्यों, हमने अभी क्या कहा था, नंबर कहाँ से करते हैं, वहां से जहां से ग्रुप सबसे पास में हो, ठीक है। तो अब आपको नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, कहां से, यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। उसको जो ग्रुप अटैच्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, राइट, तो उसकी नंबरिंग हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा क्या, 2 क्लोरोपेंटेन। ये तो हम बना चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल बना चुके हैं, 2 क्लोरोपेंटेन। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर, मतलब ये यूं है कि आपने इसको ऐसे घुमा के रख दिया है, ऐसे था क्लोरोपेंटेन, अब आपने इसे ऐसे घुमा दिया है, तो नंबर तो उधर से ही करोगे। देखो यहाँ पे भी सेकंड कार्बन को नंबर किया था, कहाँ से किया था, 1 2, उधर भी आपने वही किया 1 2, ठीक है, समझ आई बात। इसको बस आपने ऐसे घुमा के रख दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कहलाया 2 क्लोरोपेंटेन। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर क्लोरोपेंटेन, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब अगर आप उसे नंबर 1 और दे देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, पहला ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2, तीसरा ये हो गया 3। हाउ मेनी पोजिशन आइसोमर्स है, मैं थोड़ा और करेक्ट कर दूं, हाउ मेनी पोजिशन आइसोमर्स आर पॉसिबल, 3। चौथा वाला और दूसरा वाला सेम है, इसलिए उसको दैट इज नॉट वैलिड। समझ आई बात, राइट। तो आपसे यहाँ से नंबर ऑफ आइसोमर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक आज समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा आप दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, एक बार में भले ही आपको ना समझ में आए, आप रिपीट करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ये, तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा। चलिए, आई होप आपको ठीक से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।